इतिहास में जो फासिस्ट हुए हैं, जो डिक्टेटर्स हुए हैं ना, वो इतिहास से कभी सीखते नहीं है। इसीलिए कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है, विरोध करते हुए चेहरा मेरी तो मत कीजिए, उधर देखिए। हाँ, मैं तो सरकार को आंख में आंख मिलाकर भी बोल सकती हूँ कि हालात ऐसे ना कर दीजिए कि नेपाल और श्रीलंका जैसे हो जाए। तो समस्या बिगड़ने से पहले अगर ये चाहते हैं कि कुछ कंट्रोल हो जाए, जिसकी उम्मीद हमें वैसे भी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, कोई भी सरकार चाहती है स्थिति कंट्रोल में रहे, तो लोगों के लिए जो रोजगार है, जो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार है, एटलीस्ट परिवार में एक व्यक्ति के लिए ही सही, उसका कोई सरकार जुगाड़ करे, वरना स्थिति हाथ से बाहर चली जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। शिक्षा एक सशक्त देश का बेसिक आधार भी होती है और शिक्षित नौजवान एक मजबूत प्रजातंत्र के सजग प्रहरी भी होते हैं। लेकिन शिक्षा लेते वक्त एक बड़ा माँ बाप का भी एक ख्वाहिश होती है, एक बड़ा स्वप्न होता है, उनका चिंतन होता है कि बेटा बड़ा होकर नौकरी करेगा और हमारा भी बुढ़ापा बहुत संतोषजनक गुजरेगा। और शायद उस बेफिक्री में बुढ़ापे के अंदर कहीं भी अनाथ आश्रम का विधवाश्रम या अनाथ आश्रम की परिकल्पना नहीं होगी। लेकिन अगर बेकारी इतनी हो कि बेटे शिक्षित होकर घर में बैठा हो, फिर एक बड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि जब आदमी निराश होता है तो उसके शब्दों में आक्रोश और भविष्य में अंधेरा नजर आने लगता है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में यूथ फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अखिल भारतीय शाखा के युवा बैठे हुए। तकलीफें क्या है, नौकरी क्यों नहीं? उनके 3 प्रमुख नेताओं से मैंने बात की। देखिए, एक ऐसी रिपोर्ट जिससे हर शख्स देश का कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अपनी मांगों के लिए उनको संगठित कर रहा है, जागरूक कर रहा है। भगत सिंह आज हमें पुकार रहा है कि हमारे खून से जो आने वाली पीढ़ी पैदा होगी वो इस हमारे काम को आगे बढ़ाएगी। हमें आज की इस पंचायत से अपने देश के कोने कोने में जाना है, इस आंदोलन को मजबूत करना है और सरकार को बाध्य करना है कि वो जो देश के अंदर राज्य और केंद्र में जितने पद खाली हैं उनको अति शीघ्र भरे। मेरा नाम वजीर सिंह। वजीर सिंह जी, क्या हाल है देश के रोजगार के बारे में पहले क्या कहेंगे आप, ये बताइए। मैं ये कहूंगा कि देश के अंदर बहुत ही विस्फोटक स्थिति आज रोजगार को लेकर बनी हुई है। हम जानते हैं कि देश के अंदर अभी हाल की एक रिपोर्ट आई कि हमारे देश के अंदर जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उनकी 67% उनकी संख्या 67% उनकी संख्या है। आज रोजगार की जो भी पॉलिसीज थी, जो भी नीतियां थी, उन सबको खत्म किया जा रहा है। आज रोजगार में जो परमानेंट रोजगार की स्थिति थी उसको खत्म किया जा रहा है। आज रोजगार से हतोत्साहित करने के लिए भी इस तरह से उनको महंगा किया जा रहा है। रोजगार की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें फीस लगाई जा रही है। पेपर को वो हजारों किलोमीटर दूर पे उसका पेपर रख रहे हैं। तो इस हालात में मतलब वो एक तरह से लूटे पिटे, यानी कि जो शिक्षा में ही लूट पिट चुके हैं, शिक्षा हासिल करने में उन बेरोजगारों को वो इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो रोजगार की मांग भी ना करे। लेकिन सरकार कही नहीं है कि हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बनने में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। ये सरकार की केवल लफाजी है, सरकार की केवल लफाजी है। अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे, वास्तविक हमारे देश की स्थिति को देखेंगे तो ये किस तरह से महाशक्ति कहा जा सकता है। अभी हाल में देखिए, यानी कि मिनिमम वेज जिसके विस्फोटक स्थिति मानेसर में बनी, यानी कि अगर जो रोजगार पे कहा जाता है उसकी भी हालत ये है कि वो जिंदा रहने के लिए इतना वो कमा नहीं पाता कि वो जिंदा अकेला रह सके। परिवार की तो बात दूर की है। आज ये रोजगार, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा वजीर,
2014 से पहले क्या रामराज चल रहा था नौकरी के बारे में? बिल्कुल नहीं चल रहा था। 2014 से पहले भी रामराज नहीं था और ये नीतियां केवल 2014 से शुरुआत नहीं हुई। ये इस तरह की नीतियां, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो नीतियां हैं, ये कांग्रेस के जमाने से 1991 से स्टार्ट हुई। निजीकरण में विगत 14 सालों के अंदर रफ्तार तो आई, रफ्तार कई गुना बढ़ी है। कारण यही है? हाँ, या एक बड़ा कारण? बिल्कुल। जिस तरह से हम कहेंगे कि एक कदम बढ़ाया तो हम एक कदम आगे थे और अभी दूसरा कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम आगे आ गए। वो वही बात है कि हम, यानी कि पिछली कांग्रेस सरकार में वो जितनी दूर तक आगे बढ़े थे जन विरोधी नीतियों के मामले में, युवाओं के खिलाफ नीतियों के मामले में, अब ये उससे 2 और 3 गुना आगे बढ़ चुकी है। चलते चलते देश का युवा क्या भ्रमित है, क्या असंगठित है, क्या उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना एक विशद राष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व में लक्ष्य की ओर बढ़े? बिल्कुल कुछ हद तक ये बात सही है, काफी हद तक बात सही है। जैसे युवा आज ये सरकार की साजिशों का शिकार हो रहा है। सरकार, सत्ता में बैठे लोग भयभीत है कि ये युवा अगर सही दिशा में आगे बढ़ गया तो इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और सही नीतियों के आधार पर इस देश को आगे चलाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। इसलिए वो तरह तरह की फूटप्रस्त विचार हमारे युवाओं के अंदर पेश कर रहे हैं, जिसके साथ साथ केवल फूटप्रस्त विचार ही नहीं, वो हमारे देश के अंदर उसकी नैतिक रीढ़ को तोड़ने के लिए नशाखोरी, अश्लीलता, शिक्षा के ऊपर प्रहार, वो हर मोर्चे पर प्रहार कर रही है। ये वो युवा है जिनके ऊपर देश, जिनके कंधों पर, युवा कंधों पर देश की समस्याओं और समाधान का भार होता है। किसी भी देश का ऐसा इतिहास नहीं है जहाँ क्रांति आई हो और इनका योगदान न रहे, उसके बगैर आई हो। ऐसी क्या समस्या हमारे देश में है कि आज ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पर उसके हजारों युवा बैठे हुए हैं। रोजगार पर नीतू अग्रवाल जी है जो जानी मानी चेहरा है इस संगठन का। पहले मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूँ, फिर युवाओं से भी जी हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या आप नीति की मानते हैं कि 2014 से पहले समस्या थी और नहीं थी? जी बिल्कुल थी, बिल्कुल। समस्या तो हमेशा से ही थी, लेकिन हम ये देखते थे कि पहले 2014 से पहले फिर भी सरकार के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में रोजगार को लेकर कुछ होता था। अब कुछ भी नहीं है। पहले इतने ज्यादा पेपर लीक कभी नहीं होते थे। आप कहते हैं सरकार दावा करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक अगर वो विश्व की इतनी बड़ी जो है तीसरी शक्ति बन चुके हैं तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी है? विश्व की तीसरी शक्ति जो है ना, वो जो उनके खासमखास अडानी जी है ना, वो बने हैं, हम लोग नहीं। उन्होंने खाली उन्हीं को उठाया, बाकी लोगों को नीचे गिराया है। तो कंपनियां जब इतनी बड़ी अडानी अंबानी जैसी बनती हैं तो जाहिर से उनका वायदा भी यही होता है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। कितना रोजगार? नहीं, सबसे बड़ा भ्रम है कि बड़ी बड़ी कंपनियां सबसे ज्यादा रोजगार देती हैं। जो एमएसएमई सेक्टर होता है, ठीक है ना, मीडियम स्मॉल स्केल जो होता है, मिनी सेक्टर होता है, सबसे ज्यादा रोजगार वो देता है। इनका जितना टर्नओवर होता है, जितना इनकी नेटवर्क होता है, उसके हिसाब से अगर आप रोजगार देखेंगे तो बहुत कम है। एक छोटा सा ठेला लगा लीजिए, एक आदमी जो जूस बेचता है, वो भी 3 लोगों को लगा के देता है, और उसकी कमाई जो है 50,000 हो रही है तो 10,000 वो 2 लोगों को दे रहा है, और उसकी कमाई कितनी बिलियन है एक दिन की, और कितने रोजगार दे रहा है? 15,000, 20,000, 25,000, मैक्सिमम 25,000। अभी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ आपको। और बल्कि बेरोजगार हम सबको रोजगार दे रहा है क्या? तो इतने प्रचंड बहुमत से सरकार जीत रही, आप इतना बड़ा दावा करें बगैर देखिए, जो है ना बहुत पॉपुलर एक जमाने में हिटलर भी था, ठीक है, बाद में उसका क्या हाल हुआ था, ठीक है, धांधलेबाजी करके, लोगों को मैनिपुलेट करके, धर्म की अपील चटाकर, ठीक है, उल्लू बनाकर कि हिंदुओं एक हो जाओ। आज की डेट में यहाँ ज्यादातर जो बैठे हैं नौकरी के लिए हिंदू ही तो बैठे हुए हैं। हिटलर ने जर्मन संघ के उत्थान के लिए किया था, सिर्फ यहूदियों के पीछे पड़ गया था, लेकिन सत्ता विकास फिर नहीं, क्या कर रहे हैं?
साथ केवल लोगों का चाहिए उनको, ऐसी बात नहीं है कि उनको लोगों का साथ नहीं चाहिए, लेकिन दो टाइम पे चाहिए। एक वोट के टाइम पे, एक साथ देने के टाइम पे, बाकी टाइम पे उनको हमारे किसी साथ की जरूरत नहीं है। और अभी से देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? रमन। आखिरी सवाल के लिए अगला आता है। क्या नाम? रमन। क्या कहना चाहते हैं? अभी तो आप पढ़ रहे होंगे या नौकरी के लिए निकल पड़े? स्टूडेंट है ना, तो क्या अभी से चिंतित हो? आपको लगता है कि रोजगार मिलेगा? रोजगार तो हमें भी चाहिए, ये पढ़ रहा है, इसको भी रोजगार चाहिए, पढ़ाई पूरी होती है रोजगार, इसको भी तो समझ में आ गया ना, हम लोग बेरोजगार हैं, इसको कहाँ से रोजगार मिलेगा? अच्छा, इस आपकी चिंता में चिंतित है, बड़ी प्रगाढ़ समस्या भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट आशीष। एडवोकेट आशीष, तो आप तो संघर्ष क्षेत्र में उतर चुके होंगे। बिल्कुल, इसीलिए उतर चुका हूँ। अच्छा, तो वकील, संविधान के योद्धा हो आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस प्रोफेशन में इसलिए हूँ क्योंकि आज के समय में मेरा भाई या मेरी बहन अपने लिए कोई हक की बात करने उतरती है सड़क पर, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि आवाज दबाने के लिए जो टैक्टिक्स यूज करी जाती है ना, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, वहां से भगा दो, मैनिपुलेशन, इतना आज के समय में बुरा हाल हो चुका है रोजगार का। सरकारी नौकरी तो पताल में है। भर्तियां होती है ना, उनको बंद करके आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाती है, ठेकेदारी पे की जाती है। तो अब उनमें पता नहीं चलता है कि किन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो मालूम हो गया। तो चलिए आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं, समाधान क्या है? थोड़ा कैमरे की तरफ घूम रही है। देखिए, समाधान जो है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं है, बहुत कठिन है डगर घाट की। जी जी जी। और बात यह है, सरकार की नीयत भी नहीं लगती है, ठीक है? और ये जैसी परिस्थितियां हैं, हम लोगों ने चाहे कांग्रेस देखी, चाहे बीजेपी देखी, चाहे कुछ साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी देखी, ये आपकी जेब में 2000 रुपए तो डाल देंगे, ठीक है, लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे। हाँ, ये ना एक मैनिपुलेट करने का जो तरीका है, ये ज्यादातर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने सीख लिया है। आप हमें वोट दीजिए, जैसे महिलाएं, हम आपको जो है हर महिला को, जैसे वहाँ वन टाइम, बिहार में तो वन टाइम पेमेंट 10,000 रुपए की लोग, ये जो लोगों ने चुन के भेजे हैं ना, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है, ये अंबानी और अडानी के प्रतिनिधि है। चाहे कांग्रेस की भी मैं बात कर रही हूँ, ये सब उन्हीं के प्रतिनिधि है, तो उन्हीं के लिए काम करेंगे। अगर जनता के प्रतिनिधि चाहिए तो जनता की ही पार्टी आपको चुननी पड़ेगी, तभी इस समाज का, इस लोगों का, रोजगार का, गरीबी का, भुखमरी का, जो वेल्थ में गैप आ गया है, अमीर सबसे अमीर, इसका जो है निदान मिल पाए। जो माता पिता अपने जीवन की कमाई का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनके अपने भविष्य का सहारा बनाने के लिए जो अपना सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन जब उनकी वो शिक्षा पूरी हो रही है, वो अध्ययन करके जब रोजगार की सीढ़ी के ऊपर आता है, तो उसको एक भयावह समस्या के सामने लड़ना पड़ता है रोजगार के लिए। हरियाणा में हम देखते हैं कि HPSC के बहुत सारे कैंडिडेट, जिनकी 1700 से ज्यादा वैकेंसी आई, उसमें से कुछ चंद गिनती के लोगों को पास किया, सबको फेल कर दिया। सरकार का उद्देश्य रोजगार देना नहीं, बल्कि रोजगार के जितने पद हैं उनको एक लंबे समय तक लटका करके प्राइवेट एजेंसियों से टेस्ट के ठेके दे करके उनसे पैसा कमाना उद्देश्य हो गया है, मांग से नहीं। ये युवाओं को रोजगार देने में कितने सक्षम है? वो सक्षम इसलिए नहीं है कि हम आज गुड़गांव को देखें कि वहाँ पर आज जो आंदोलन चल रहा है, हर उद्योगों के अंदर जो करीब 80 से 85% जो मैन पावर है वो ठेकेदारी में है, अस्थायी मजदूर है, उनको बहुत ही कम पैसा मिलता है, 11 से 13 हजार रुपए। वहाँ पर एक कमरे का जो किराया है वो 4 से 5 से 7 हजार रुपए तक है। गैस वो 400 से 700 रुपए किलो भरवा रहे, उनका गुजारा नहीं हो रहा है। आज वो इस चीज से मैं कहूँगा कि तंग आकर के आंदोलन के लिए बाध्य हुए। सरकार न्यूनतम वेतन भी नहीं देती, उधर से इंडस्ट्री में उत्पादन होता है तो वो समाज में नहीं बिकता, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जेब में कि उसको सामान वो खरीद सके। सरकार वायदे बहुत बेशुमार वायदे, उनका क्रियान्वयन
इतना हो रहा है। वो तो नामात्र होता है क्रियान्वयन, तो वादे तो दुनिया भर के करती है सरकार, लेकिन आज तो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेरोजगार घर बैठे हैं, माँ बाप को डिप्रेशन है, बच्चे किसी तरह कुछ कमाए, अब कहीं जाए भी तो 10-12 हजार रुपये में क्या करेगा बताओ। देखो इन्होंने गागर में सागर भर दिया, यानी ये कितनी बड़ी समस्या करते। जब युवा वर्ग जिसके कंधों पर देश के नेतृत्व का, देश की इमेज की, देश के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी होती है, जब उससे काम नहीं मिलता तो वो तो तनाव में होता ही है। वो अपने उस दौर में होता है जब वो किसी भी तरफ जा सकता है, निराशा के इस दौर में माँ बाप को अलग चिंता होती है, क्योंकि उनकी आशाएं तक हैं, उनकी उम्मीदें लगभग भूमि और टूटती नजर आती है। हरियाणा के अंदर जेबीटी, बीएड और पीएचडी किए हुए बच्चे रोजगार की मांग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा। कोई भी पद ले लो, चाहे पुलिस हो, तो जितने भी सरकारी विभाग हो, सबके अंदर पद खाली है। लगभग 2.25 लाख पद हरियाणा में खाली है। तो हरियाणा के अंदर ही करीब 2.25 लाख बच्चों को रोजगार मिल सकता है, सरकार अगर चाहे तो। लेकिन सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। हर विभाग के अंदर ठेकेदारी प्रथा जारी है, जिसमें युवाओं का बेहद भयंकर शोषण होता है और मजबूरी में अपने जीवन को किसी भी तरीके से जिंदा रहने के लिए वो मजबूर है इस ठेकेदारी प्रथा के अंदर रोजगार पाने के लिए।